हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप मेरी आवाज़ आप सभी तक क्लियर पहुंच रही है। तो जैसा कि ऑलरेडी काफ़ी सारी वीडियोस में मैं आपको बता चुका हूं कि आईबीपीएस आरआरबी स्केल 2 और स्केल 3 का जो एग्जाम होने वाला है उसकी ऑलरेडी डेट आ चुकी है। जो डेट जो रहने वाली है वो 13 सितंबर यानी कि 13 सितंबर रहने वाली है। ऑलरेडी काफ़ी सारी वीडियोज में हम लोगों ने इस बात को डिस्कस किया है, लेकिन ये जो वीडियो आज की मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ थोड़ी सी स्पेशल यानी कि खास रहने वाली है उन सभी लोगों के लिए जो एक डिटेल्ड सिलेबस चाहते हैं कि सर एग्जाम क्लियर करना है फर्स्ट अटेम्प्ट में ही, मतलब इसी सिंगल अटेम्प्ट में अगर हम अपना एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं तो क्या सिलेबस रहना चाहिए। और जो सिलेबस है हमारा मेन 3 सब्जेक्ट्स का, क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश। अब जिन्होंने हिंदी अटेम्प्ट करना है उनको भी निराश नहीं होना है, हिंदी के बारे में मैं बात करूंगा। तो क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी एक जो टॉपिक है हमारे, सब्जेक्ट हैं हमारे, इनमें कौन से टॉपिक आने वाले हैं और ये जो हमारा सिलेबस है इसमें से मोस्ट स्कोरिंग सिलेबस कौन सा है। मतलब कि सर वो टॉपिक बता दो जिससे हम कम पढ़ के ज्यादा स्कोर कर सके। तो आज की इस पूरी वीडियो में मैं आप सभी लोगों के साथ सिलेबस डिस्कस करने वाला हूं और उस सिलेबस में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन से जो टॉपिक हैं वो मोस्ट स्कोरिंग रहने वाले हैं, कि अगर उन टॉपिक को प्रिपेयर करके चले जाओगे तो भी एक अच्छा स्कोर करके आ सकते हो। या इसको दूसरी तरीके से बोले तो ये वो टॉपिक रहने वाले हैं जिनको छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है, इनको तैयार करना ही करना है। तो आज की इस पूरी वीडियो में मैं आप लोगों को सिलेबस के बारे में डिस्कस करूंगा। आइए चलिए इसको शुरू करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप भी आईबीपीएस आरआरबी स्केल 2 और स्केल 3 के लिए एक डेडिकेटेड बैच चाहते हैं तो नॉलेजेस ने आप सभी लोगों के लिए एक डेडिकेटेड बैच स्टार्ट कर दिया है। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। लिंक पर अगर आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से उसका पूरा इंटरफेस पेज का ओपन होगा, जहां पर आप फीस वगैरह सारी चीजें देख सकते हो। पूरा जो बैच रहने वाला है इसमें हम आपको लाइव क्लासेस के माध्यम से पढ़ाने वाले हैं। क्लासेस आर अवेलेबल इन बोथ द लैंग्वेज, हिंदी और इंग्लिश। क्लास जो चल रही हैं डेडिकेटली हिंदी और इंग्लिश, अलग अलग बैच दोनों ही लैंग्वेजेस के चल रहे हैं। हिंदी का बैच अलग है उन सभी लोगों के लिए जो हिंदी भाषी हैं, हिंदी बोलते हैं, और उन सभी लोगों के लिए जो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स हैं एंड दे आर ओनली कंफर्टेबल इन इंग्लिश, उन दोनों के लिए ही अलग अलग सेपरेट बैच चल रहा है हमारा। नेक्स्ट, अब लाइव क्लासेस के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है। लाइव क्लासेस की टाइमिंग क्या है? 9 PM एंड 10 PM लेट इवनिंग बैच रहते हैं, सो दैट अगर आप वर्किंग हैं तो भी आपकी कोई क्लास मिस ना हो। साथ ही साथ आपको सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाने के साथ देख सकते हैं आप, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, कंप्यूटर, एवरीथिंग वी आर गोइंग टू कवर इन दिस बैच। और साथ ही साथ आपको रिकॉर्डिंग भी मिलेगी। अगर आपकी कोई क्लास मिस हो जाती है तो रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। मॉक टेस्ट मिलेंगे, सारा मटेरियल मिलेगा पीडीएफ के फॉर्म में, ई बुक के रूप में, और वर्कशीट भी इसी में अवेलेबल है। आपको प्रैक्टिस करने के लिए कहीं और से कुछ भी नहीं करना है। आरबीआई सर्कुलर पढ़ाए जाते हैं, सब कुछ, एवरीथिंग इज कवर इन दिस बैच। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक देख सकते हैं। चलिए अब बिना किसी देरी के हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से ही क्यों स्टार्ट कर रहा हूं मैं? क्योंकि बहुत सारे बच्चों को क्वांट्स का फोबिया रहता है सर, कि क्वांट वीक है, क्वांट स्कोरिंग नहीं है, स्कोर नहीं हो पा रहा। सर मेरिट की अगर बात करें तो लास्ट ईयर की मेरिट 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर जा रही है सर क्वांट की, और बच्चे 4 नंबर भी स्कोर नहीं कर पा रहे हैं। सर क्या इसका इलाज है? व्हाट इज द सॉल्यूशन बिहाइंड इट? हाउ वी कैन स्कोर इन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड? बच्चों का ये अक्सर एक बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन रहता है। बच्चे बहुत परेशान घूमते रहते हैं, सर क्वांट में क्या करें, कैसे करें। सबसे पहले मैं आपको स्कोरिंग टॉपिक के बारे में बताऊंगा। नंबर सीरीज, क्वांट और क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नंबर सीरीज की बात करें तो 5 क्वेश्चन नंबर सीरीज से आने वाले हैं और 5 क्वेश्चन क्वाड्रेटिक से आने वाले हैं। बहुत सारे लोग मिल जाएंगे आपको मार्केट में गुमराह करने वाले, जो आपसे कहेंगे कि सर सिंप्लीफिकेशन भी आता है, अप्रोक्सीमेशन भी आता है। तो कुल मिलाकर बात की जाए सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन की, कोई गारंटी नहीं है सर आता है या नहीं आता है। आने को 5 क्वेश्चन इससे आ सकते हैं, नहीं आने को नहीं आ सकते। श्योरिटी किसी चीज की बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन नंबर सीरीज और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मैं बात करूं तो इनसे आपके 5-5 क्वेश्चन आने ही आने वाले हैं। स्कोरिंग है,
टाइम कंज्यूमिंग है, मैं मानता हूं कि टाइम लेगा, लेकिन सर आपका स्कोर भी करवा कर जाएगा। तो ये दो टॉपिक मोस्ट स्कोरिंग है आपके क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में। पूरी क्वांट छोड़ जाओ, सिर्फ नंबर सीरीज और क्वाड्रेटिक की प्रिपरेशन कर जाओगे, तब भी आपके 10 नंबर कहीं नहीं गए हैं। उसके बाद अगर सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन आ जाता है तो भैया भगवान को थैंक यू बोल देना, नहीं आता है तो कोई बात नहीं, कोई श्योरिटी नहीं है कि सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन आएगा, आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। इन दोनों टॉपिक के बाद जो तीसरा टॉपिक है हमारा मोस्ट स्कोरिंग, दैट इज डेटा इंटरप्रिटेशन, जैसे हम शॉर्ट में डीआई कहते हैं। डीआई ही डीआई पूरी भरी रहेगी आपके क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के पोर्शन में। 70 to 80% क्वेश्चन आपके सिर्फ और सिर्फ डीआई से ही पूछे जाएंगे। अगर डीआई नहीं आती है तो क्वांट में सर बुरा हाल होने वाला है, ये अभी से मान के बैठ जाओ। वो सारे लोग जिन्हें नहीं पता डीआई क्या है, सर आपको पढ़ना पड़ेगा, बैच में एडमिशन लीजिए, अदरवाइज नहीं स्कोर कर पाओगे। मैं बिल्कुल भी किसी से कभी भी ये नहीं कहता कि सेल्फ स्टडी करने से आपका सिलेक्शन नहीं होगा, सर बिल्कुल होगा, लेकिन क्या आपके पास इतना समय है कि आप बैठ के रिसर्च कर सकें कौन सा टॉपिक आ रहा है, क्या क्वेश्चन का पैटर्न चल रहा है आजकल, किस टाइप के क्वेश्चन वो आपसे पूछेगा, उस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कैसे करने हैं, सीखना कैसे है, प्रैक्टिस कहां से करनी है, मटेरियल कहां मिलेगा, क्या इतना समय है? नहीं है। तो चुपचाप बैच ज्वाइन कीजिए, हम हैं आपकी हेल्प के लिए। खुद से कर सकते हो सर, बिल्कुल करिए, कोई बुराई नहीं है, खुद से भी एग्जाम क्लियर किया जा सकता है। लोग पता नहीं कौन कौन से एग्जाम सेल्फ स्टडी से निकाल देते हैं, यूपीएससी निकाल देते हैं, सर कोई आईएएस बन गया, आईपीएस बन गया, सेल्फ स्टडी से बन गया। आप की थी या नहीं की थी पता नहीं, लेकिन जब वो यूपीएससी क्लियर कर सकते हैं तो मुझे लगता है आरआरबी स्केल 2 स्केल 3 किया जा सकता है। लेकिन सवाल वही उठता है, क्या आपके पास उतना समय है रिसर्च करने के लिए? प्रीवियस ईयर में कौन से क्वेश्चन आए थे, कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन क्या है, क्या हम सही हैं या गलत, कौन बताएगा? तो उसके लिए हम हैं, ठीक है। तो डीआई के बारे में मैंने क्या बताया कि सर 80% जो क्वेश्चन आपके आने वाले हैं वो डेटा इंटरप्रिटेशन आने वाले हैं। मार्केट में बहुत सारे लोग मिल जाएंगे गुमराह करने वाले कि डीआई तो बेसिक डीआई पढ़ लो, पाई चार्ट और टेबल डीआई पढ़ लो, ग्राफ पढ़ लो। नहीं सर, अब बेसिक डीआई से काम नहीं चलेगा। अब बेसिक डीआई से उतने क्वेश्चन नहीं मिलेंगे आपको जितने आपको टॉपिक बेस्ड डीआई से मिलेंगे। किससे मिलेंगे? टॉपिक बेस्ड डीआई। टॉपिक बेस्ड डीआई क्या होती है? जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में हम लोग टॉपिक पढ़ते हैं, सर स्क्रीन पर टॉपिक दिख गए होंगे आप लोगों को कि सर बोट एंड स्ट्रीम पढ़ते हैं, टाइम एंड वर्क पढ़ते हैं, टाइम एंड स्पीड पढ़ते हैं, एज पढ़ते हैं, मिक्सचर पढ़ते हैं, पी एंड एल पढ़ते हैं, परसेंटेज पढ़ते हैं, रेशियो, प्रोबेबिलिटी, पी एंड सी। ये जो आपकी वर्ड प्रॉब्लम वाले टॉपिक है, इन टॉपिक से आजकल वो डीआई पूछता है मेरे भाई। क्या पूछता है? यहां लिख देता हूं सर, डीआई पूछता है। अब अगर आपको पार्टनरशिप पता ही नहीं कि होती क्या है, या बहुत ज्यादा अच्छी ग्रिप नहीं है उस टॉपिक पे, तो उसकी डीआई तो तुम क्या ही सॉल्व कर लोगे। तो बेसिक डीआई देना या पूछना बहुत कम कर दिया है यार। देखो बेसिक डीआई से ही क्वेश्चन बनते हैं। वो पाई चार्ट दे देगा आपको, बार ग्राफ दे देगा आपको, लाइन ग्राफ दे देगा आपको, लेकिन वो लाइन ग्राफ पार्टनरशिप पर बेस्ड है। अब टॉपिक का नाम है पार्टनरशिप। अब कैसे सॉल्व करोगे, कैसे डेटा समझोगे? नहीं पढ़ पाओगे ना। एसआईसीआई पे दे देगा। अब एसआईसीआई सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट आता ही नहीं है, तो डीआई तो तुम क्या ही सॉल्व कर लोगे। तो है बेसिक डीआई ही, लेकिन अब उसको उन्होंने टॉपिक के फॉर्म में दे दिया है। यानी कि यदि आपको टॉपिक आता है आप स्कोर कर पाएंगे, टॉपिक नहीं आता है सर घर बैठो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आईबीपीएस को कोई फर्क नहीं पड़ता, हर साल लाखों बच्चा एग्जाम भरता है, सेलेक्ट वही गिने चुने बच्चे होते हैं जितनी सीटें हैं। कंपटीशन बहुत टफ है, ठीक है। समय बहुत कीमती है, अटेम्प्ट बहुत कीमती है, पैसों का कुछ भी नहीं है, पैसे फिर आप आ जाएंगे। और पैसों के मामले में भी कोई वो 1 लाख 2 लाख 4 लाख फीस कोई भी नहीं ले रहा। कोई भी प्लेटफॉर्म हो, हम हैं या कोई भी है, कोई इतनी फीस नहीं ले रहा कि वो सर घर के कागज गिरवी रखने पड़ जाएंगे। छोटा सा अमाउंट, उसके पीछे अगर आप स्ट्रगल करना चाहते हैं तो सर ये सिर्फ और सिर्फ आपकी बेवकूफ़ी है, मुझे लगता है ऐसा। तो ये सारे टॉपिक हैं जिन पर बेस्ड आपसे डीआई पूछी जाएगी। और इनके अलावा जो लास्ट आपसे पूछा जाएगा वो वर्ड प्रॉब्लम्स पूछी जाएंगी। वर्ड प्रॉब्लम मतलब जो बेसिक क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है,
वो वर्ड प्रॉब्लम कितनी आएंगी, 8 से 10 क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम के आपसे पूछे जाएंगे, बहुत ज्यादा नहीं पूछे जाएंगे। और यही वो सारे टॉपिक रहने वाले हैं जो अभी पीछे थे, वही सेम टॉपिक है। इन पर डीआई भी आती है, इन पर वर्ड प्रॉब्लम भी आती है, लेकिन वर्ड प्रॉब्लम बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होती है, टाइम बहुत ले जाती है, स्कोर देती नहीं, क्योंकि 8 ही क्वेश्चन है, 8 में से 2 क्वेश्चन तुम सॉल्व कर पाए, सॉल्व करने में 10 मिनट खराब कर दिए, क्या फायदा हुआ। डीआई बनाते 5 नंबर तो आते, मतलब 5 क्वेश्चन तो सॉल्व कर लेते। अब क्वांट में एक फायदा भी है उन सारे लोगों को जो बेचारे जिनको ज्यादा जानकारी है नहीं। क्वांट का जो एक क्वेश्चन है वो 1.25 मार्क्स का है, यदि आप एसओ का एग्जाम नहीं दे रहे हैं तो। जितने भी साधारण एग्जाम दे रहे हैं स्केल 2 स्केल 3 के लिए, एक क्वेश्चन आपका कितने नंबर का है, 1.25 नंबर का है। 40 क्वेश्चन आपके आएंगे फॉर 50 मार्क्स। तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में अगर आप 10 क्वेश्चन भी करके आते हैं, करके 10 नहीं आने, टारगेट ज्यादा का ही रखना है, तो 1.25 यानी कि सर 12 से ज्यादा नंबर आपके आएंगे, 12.25 के आसपास नंबर बनते हैं। तो सर अगर रिस्क लेने की क्षमता है तो बिल्कुल लीजिए। आपको लग रहा है रिस्क नहीं लेना है, रिस्क नहीं लेना है, तो भैया जल्दी से ज्वाइन कर लेना बैच। मेरी तो यही आपसे सलाह है, सजेशन है, जो भी है। रीजनिंग पर लौट कर आते हैं। रीजनिंग में सबसे पहले मैं आपको स्कोरिंग टॉपिक दिखाऊंगा, फिर ओवरऑल सिलेबस के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो स्कोरिंग टॉपिक रीजनिंग के वही सबको पता है सर, सेटिंग अरेंजमेंट, पजल और सिलॉक्स। अगर ये 3 टॉपिक कर जाओगे तो जीवन में बहुत कुछ बढ़िया हो जाएगा। सेटिंग अरेंजमेंट और पजल की यदि हम बात करते हैं तो इनसे अप्रोक्सीमेट 12 से 15 क्वेश्चन आएंगे। 15 तो ज्यादा हो गया, 12 तक आ जाएंगे, 10 से 12 कर लो। 10 to 12 क्वेश्चन इससे, 10 to 15 क्वेश्चन पजल से, और सिलॉक से आते हैं पूरे 5 क्वेश्चन खट से। अगर ये 3 टॉपिक भी करके चले जाओगे ना, तो आप अपने एग्जाम का 70% सिलेबस जानते हो। आपको सिर्फ ये 3 टॉपिक आते हैं, आपने पूरी रीजनिंग छोड़ दी, तो भी आपको एग्जाम का कितना आता है, 70% आता ही आता है। उसमें से स्कोर कितना कर पा रहे हैं सर, वो आपकी अपनी एबिलिटी है, आपकी अपनी क्षमता है, कैपेसिटी है। समझ में आ रही है मेरी बात। तो सर सिटिंग अरेंजमेंट और पजल की भी बात करें तो देखने में तो बहुत अच्छा लगता है, 2 टॉपिक है पढ़ लेते हैं 50-60% स्कोर कर। नहीं सर, ऐसा नहीं है, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आजकल मार्केट में किस तरीके के सेटिंग अरेंजमेंट चल रहे हैं, पजल चल रहे हैं, पता है नहीं पता है ना, तो क्या करो, कहां से, या तो सोचो, रिसर्च करो, ढूंढो, गूगल करो, जो कुछ कर रहा है करो। अदरवाइज सर कहीं ना कहीं आपको गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी। कोई भी प्लेटफॉर्म हो, कोई भी टीचर हो, कोई भी चैनल हो, उसका सिर्फ और सिर्फ काम आपको गाइडेंस देना ही है। मैं रीजनिंग पढ़ाता हूं तो आपका एग्जाम लिखने में नहीं जाऊंगा, आप ही जाएंगे। मेरा काम आपको सिर्फ और सिर्फ गाइड करना है, यानी कि रास्ता दिखाना है कि बाबू रास्ता ये है, इस रास्ते पे चलना तुम्हें खुद ही है, चलने के लिए मैं नहीं आऊंगा। आप जहां गलती करेंगे आपकी गलती सुधारने के लिए मैं हूं, लेकिन एग्जाम लास्ट में इवेंचुअली एग्जाम आपको ही देना है। मैं आपका एग्जाम देने बिल्कुल भी नहीं आने वाला हूं। तो द स्कोरिंग टॉपिक इन रीजनिंग आर सिटिंग अरेंजमेंट, पजल एंड सिलॉक्स या साइलोगिज्म। 5 क्वेश्चन सिलॉक्स के आते हैं। अगर ये 5 क्वेश्चन कर दोगे, अगेन 1.25 मार्क्स का है रीजनिंग का भी हर एक क्वेश्चन। पजल में अगर आप 10 क्वेश्चन कराते हो, या पजल और सिटिंग अरेंजमेंट मिलाकर भी 10 कराते हो, तो भी अच्छा कर लोगे सर। 12 के आसपास आप यहां से बना लोगे, 6:15 के आसपास आप वहां से बना लोगे। 19 मार्क्स काफी ठीक रहेंगे अगर आप बेसिक रीजनिंग पढ़ के भी स्कोर कर रहे हो तो। इंप्रेसिव स्कोर है, लेकिन देखने में आसान लगता है ना, है नहीं, मेहनत बहुत चाहिए इन 19 नंबरों को स्कोर करने के लिए, है ना। कबीर का एक दोहा था, आपने बचपन में पढ़ा होगा, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। ये वही है सर, देखने में बिल्कुल कतई छोटे से लगते हैं, लेकिन एग्जाम में जब पजल फंस जाता है तो सर आंसू जरूर निकलने लगते हैं। तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, सीखना पड़ेगी चीजें, इतना आसान कुछ भी नहीं है जीवन में, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम इसके आगे बात करें, टोटल ओवरऑल जो सिलेबस रहने वाला है हमारा रीजनिंग का, वो आप लोग देख पा रहे होंगे, अभी आराम से दिख रहा होगा आप सभी लोगों को कि क्या है हमारा ओवरऑल सिलेबस। तो अल्फाबेट टेस्ट से लेकर मशीन इनपुट आउटपुट तक रहने वाला है, और फिर लॉजिकल रीजनिंग में आपका स्टेटमेंट, अजम्पशन, कंक्लूजन, इन्फ्रेंसेस तक के रहने वाले हैं।
बात करें अगर एलआर से, लॉजिकल रीजनिंग से अप्रोक्सीमेट 8 से 10 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, जरूरी नहीं है, कभी कम कभी ज्यादा, ऐसा ही चलता रहता। बाकी मिसलेनियस ये सारे टॉपिक रहने वाले हैं, जिसमें मशीन इनपुट आउटपुट से 5 क्वेश्चन रहेंगे, डेटा सफिशिएंसी से 3 क्वेश्चन रहेंगे, इनइक्वालिटी से 3 से 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ऑर्डर रैंकिंग से सिंगल क्वेश्चन पूछा जाएगा, स्लॉक्स 5 क्वेश्चन, पजल 10 क्वेश्चन, सिटिंग अरेंजमेंट 10 क्वेश्चन, मिनिमम बता रहा हूं, ज्यादा भी हो सकते हैं, डायरेक्शन डिस्टेंस 3 क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन 2-3 क्वेश्चन, कोडिंग डिकोडिंग 2-3 क्वेश्चन, अल्फाबेट टेस्ट सिंगल क्वेश्चन, बस इसी में आपका निबट जाएगा पूरा रीजनिंग घुमा फिरा के, कुछ टॉपिक कम कुछ टॉपिक ज्यादा, लेकिन सिलेबस यही रहने वाला है, जिसमें से आपका अगेन आप चाहो तो देख सकते हो ये तीनों जो है मैक्सिमम स्कोर घेरे हुए हैं। इनके साथ साथ अगर मशीन इनपुट आउटपुट भी अच्छा करके चले जाओगे तो ठीक ठाक स्कोर आपका वहां पर मार्केट में बन जाएगा। एलआर के पीछे भागने की कोई खास जरूरत है नहीं, एलआर के पीछे जो जो भागा है इतिहास गवाह है, वो बर्बाद ही लौटा है, क्योंकि क्वेश्चन देखने में लगता है कि हाँ समझ में आ गया, हम तो बना देंगे, नहीं होता है सर ऐसा। तो ये रहने वाला है आपका रीजनिंग का टोटल सिलेबस। अब इसके बाद बात करते हैं अंग्रेजी के बारे में। उन सभी लोगों के लिए जो इंग्लिश करने वाले हैं एग्जाम में अटेम्प्ट, वो इंग्लिश का देख सकते हैं, जिनको हिंदी करना है वो हिंदी का, स्ट्रेटेजी सेम ही रहने वाली है। जो टॉपिक इंग्लिश में पूछे जाएंगे यही सारे हिंदी में होंगे, मतलब कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इंग्लिश में है तो हिंदी में गद्यांश पूछा जाएगा। हिंदी का भी डिटेल्ड में आपको बताऊंगा कि स्कोर कैसे करना है। अप्रोक्सीमेट 10 क्वेश्चन आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से पूछे जाएंगे। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में 2-3 तरीके के आरसी आजकल पूछे जाते हैं, इसको शॉर्ट में आरसी भी बोलते हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। एक तो जनरल कोई टॉपिक, जनरल टॉपिक आ जाएगा, नॉर्मल बिजनेस से रिलेटेड आ जाएगा, या इकोनॉमी से रिलेटेड आ जाएगा। अब आरसी में 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, 7 से 8 का टारगेट रखना है आरसी में स्कोर करें आप, मतलब स्कोर करके आए, कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन बन जाए। क्लोज टेस्ट आजकल न्यू पैटर्न पर बेस्ड आने लगे हैं सर। अब न्यू पैटर्न क्या है ये तो आपको क्लास में आओगे पता चलेगा। स्पॉटिंग एरर 5 क्वेश्चन आने वाले हैं, डबल फिलर 5 क्वेश्चन, सिंगल फिलर हो या डबल फिलर हो, डबल फिलर के साथ साथ कभी कभी वो सिंगल फिलर भी पूछ लेता है, तो सिंगल फिलर हो, डबल फिलर्स का मतलब है हिंदी में पढ़ते हैं ना, रिक्त स्थानों की पूर्ति करने, सेंटेंस दिया हुआ है एंड वहां पर आपको पता करना है कि कौन सा फिलर आएगा रिक्त स्थान की जगह, यानी कि जो आपका स्पॉटिंग मतलब खाली जगह है उसकी जगह, है ना। सेंटेंस रीअरेंजमेंट से 5 क्वेश्चन, सेंटेंस रीअरेंजमेंट पैरा जंबल एक ही जैसे हैं, सेंटेंस रीअरेंजमेंट तो पैरा जंबल 5 क्वेश्चन तक आपसे पूछेंगे। वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट कम पूछे जाएंगे, आरसी में पूछे जाएंगे। आरसी में वोकैबुलरी बेस्ड किसी वर्ड का सिनोनिम पूछ लेगा, किसी वर्ड का एंटोनिम पूछ लेगा, वन वर्ड्स पूछ लेगा, इडियम्स पूछ लेगा। इडियम्स पर बेस्ड फिलर्स भी आजकल आने लगे हैं, स्पॉटिंग एरर इडियम्स पर बेस्ड आने लगे हैं। तो यही सारा हिंदी में है, गद्यांश पूछ लेगा, रिक्त स्थानों की पूर्ति पूछ लेगा, वाक्य शुद्धि पूछ लेगा आपसे, है ना, अगेन रिक्त स्थान पूछ लेगा, सेंटेंस रीअरेंजमेंट पूछ लेगा कि सर इसको सीक्वेंस में लगाओ, है ना, और वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, तो पैरा जंबल सेंटेंस। तो बेसिकली कहानी कुछ ऐसी बनती है कि हर एक सब्जेक्ट को इक्वल टाइम देना है, हर एक सब्जेक्ट में वो चीजें सीखनी है जो एग्जाम में पूछी जाती हैं, है ना। अगर मुझे एग्जाम कोई क्लियर करना है तो मैं वो चीजें पढ़कर एग्जाम क्लियर करूंगा जो पूछी जाएंगी, या वो चीजें पढ़ूंगा जो 1947 आजादी के समय में एग्जाम में पूछी जाती थी। क्या मैं पढ़ कभी भी एग्जाम क्लियर कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा सर। तो इस समय लेटेस्ट ट्रेंड क्या चल रहा है क्वेश्चंस का, किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्या क्या चीजें आती हैं, ये सारी चीजें आप खुद से कर सकते हैं तो बिल्कुल कीजिए, नहीं कर सकते हैं तो हम हैं आपकी हेल्प के लिए। तो डिटेल्ड सिलेबस साथ ही साथ स्कोरिंग टॉपिक मैंने बताने की आप लोगों को कोशिश की। नेक्स्ट वीडियो में एक स्ट्रेटेजी वीडियो लेकर आऊंगा कि बचे हुए समय में आप सेल्फ स्टडी से किस तरीके से एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। लेकिन अगेन सेल्फ स्टडी का मतलब है अप्रोक्सीमेट 5 से 6 घंटे अपने लिए निकालना और डेडिकेटेडली
हर एक दिन पढ़ना, जिसमें कोई त्योहार नहीं है, कोई संडे नहीं है, कोई मूवी डे नहीं है, कि कोई शादी फंक्शन नहीं। क्योंकि अगर आप एक दिन, 2 दिन, 3 दिन का भी गैप लोगे तो पीछे जो पढ़ा है वो सब भूल जाओगे। तो रोज पढ़ना है, कंटिन्यूटी में पढ़ना है। यार क्लासेस लेने का पता है सबसे बड़ा फायदा क्या है? क्लास लेने का सबसे बड़ा फायदा है कंटिन्यूटी बनती है कि सर 9 बजे क्लास है तो 9 बजे सारे काम धाम कितने भी इंपॉर्टेंट हो आप छोड़कर क्लास लगाएंगे जरूर। अब आपको खुद से पढ़ना है तो क्या होता है, कहीं ना कहीं आलस आने लगता है कि यार चलो कल से पढ़ते हैं, परसों से पढ़ते हैं। अब टीचर ने होमवर्क दिया है तो वो होमवर्क करना ही करना है, प्रेशर होना हुआ है क्योंकि कल अब क्लास में बताना पड़ेगा ना होमवर्क कर रहा था। तो क्लास का कहीं ना कहीं बेनिफिट मिलता है, ऐसा मुझे लगता है। बाकी आप जैसा सोचते हैं वो ठीक हो सकता है, तो आप जैसा करना चाहें कर सकते हैं। मेरा काम आपको गाइड करना था, मैंने किया, सिलेबस बताना था, जितना एटलीस्ट मुझे पता था मैंने आपको बताने की कोशिश की। फिर भी अगर आपको लगा हो मैंने कुछ मिस कर दिया है या कुछ इसमें जोड़ना है तो वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, आप कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, टीम आपको रेस्पॉन्ड जरूर करेगी। फिर भी कोई डाउट रहता है और टीम अगर रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रही है किसी वजह से, आपको लग रहा है आपको कोई कुछ पूछना है, तो वीडियो में कमेंट करके जरूर पूछिए। आज की ये जो वीडियो थी सर यहीं तक थी, जहां पर मैंने आपको पूरा सिलेबस बताने की कोशिश की। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और एक स्ट्रेटेजी डिस्कशन करेंगे कि आरआरबी का एग्जाम अपना साल 2025 में हम कैसे क्लियर कर सकते हैं और किन किन बातों का हमको ध्यान। थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच। जाने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिएगा, और चैनल पर अगर आप नए आए थे तो प्लीज सब्सक्राइब करके जाना। सब्सक्राइब करते हैं आप तो हमें लगता है कि हमारी बात आप तक पहुंची है। ठीक है, थैंक यू एवरीवन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर गाइस, बाय।